चलो तो हम स्टार्ट करेंगे आज। नेक्स्ट रेजोनेंस। तो रेजोनेंस के साथ क्या कॉन्सेप्ट है? ठीक है, ये जो रेजोनेंस है वो आपका इनऑर्गेनिक का है। ठीक है, और डेफिनेटली ऑर्गेनिक का जो रेजोनेंस पढ़ते हैं वहाँ पे कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड अधिक होते हैं। ठीक है, हाइड्रोकार्बन्स। लेकिन कॉन्सेप्ट वही होंगे आपके, कॉन्सेप्ट एज इट इज वही होते हैं रेजोनेंस के। ठीक है, बट यहाँ पे जो कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स हैं उनके साथ रेजोनेंस थ्योरी क्या है, ओवरलैपिंग क्या है, ठीक है, और आपका हाइड्रेशन जो क्या है, वो सारे के सारे वर्ड्स को हम करते हैं क्लियर। तो पहला पॉइंट ये है कि रेजोनेंस में हम क्या देखते हैं, वी ऑफन फाइंड दैट फॉर ए मॉलिक्यूल और ए पॉलीएटॉमिक आयन विद डबल बॉन्ड नेक्स्ट टू सिंगल बॉन्ड। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब कंजुगेशन। इसका मतलब है कंजुगेशन। अल्टरनेट पोजीशन पे आपको डबल बॉन्ड एंड सिंगल बॉन्ड है, इस तरीके से अरेंजमेंट मिले। We can write more than one Lewis structures which if any is correct। ठीक है, तो क्वेश्चन तो ये है कि कोई भी मॉलिक्यूल गिवन है, अगर उस मॉलिक्यूल के अंदर कंजुगेशन है, ठीक है, और कंजुगेशन की आपकी डिफरेंट टाइप्स होते हैं, जिसमें आपका सिग्मा पाई अल्टरनेटिव पे आना चाहिए। ठीक है, जिसमें आपका नेगेटिव पॉजिटिव आना, नेगेटिव के साथ पॉजिटिव आना चाहिए अल्टरनेट अल्टरनेट पोजीशन पे, जिसमें आपके लॉन पेयर के साथ पॉजिटिव आना चाहिए अल्टरनेट पोजीशन पे। ठीक है, इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर के साथ आपका डेफिशिएंट सेंटर आना चाहिए अल्टरनेट पोजीशन पे। ठीक है, तो ये कुछ और सिंगल इलेक्ट्रॉन वाली भी और इलेक्ट्रॉन वाली भी वही कहानी है। तो अगर डिफरेंट टाइप के जो कंजुगेशंस होते हैं, जनरली अगर मैं बात करूं 6 टाइप्स के आपके कंजुगेशन कंजुगेटेड सिस्टम्स होते हैं, रेजोनेंस में मैंने आपको पढ़ाया था। तो उन सिस्टम के अकॉर्डिंग अगर आप देखो तो पाइलेक्ट्रॉन्स का या नेगेटिव चार्ज का, ठीक है, या फिर सिंगल इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होता है। ठीक है, वो मोबाइल इन नेचर होते हैं और पूरा का पूरा प्रोसेस वो एक्वायर्ड करते हैं। बट रेजोनेंस होता ही क्यों है? रेजोनेंस होने के पीछे ये है, रेजोनेंस कोई कराता नहीं है, रेजोनेंस मॉलिक्यूल अपने आप से करता है। ठीक है, तो रेजोनेंस मॉलिक्यूल्स में वो मॉलिक्यूल खुद जितने भी एटम्स हैं या जितने भी इलेक्ट्रॉन्स आपको वहां दिखते हैं या जितने भी पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज जो भी सिस्टम्स हैं, वहां पे रेजोनेंस खुद से ही होता है मॉलिक्यूल में। ठीक है, लेकिन वो रेजोनेंस होता ही क्यों है? बिकॉज मॉलिक्यूल्स को चाहिए स्टेबिलिटी। ठीक है, टू गेन स्टेबिलिटी, मॉलिक्यूल अपने आप में बहुत ज्यादा स्टेबल होना चाहता है, स्टेबिलिटी गेन करना चाहता है। तो रेजोनेंस एक प्रोसेस है, ये क्या करता है, ये मॉलिक्यूल्स में स्टेबिलिटी प्रोवाइड कराता है। तो जहां पे जितना ज्यादा रेजोनेंस होगा तो मतलब वहां पे उतने अधिक मिलेंगे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, तो उस मॉलिक्यूल्स की स्टेबिलिटी भी क्या होगी, उतनी ज्यादा होगी। तो उसमें बहुत सारे लिविस डॉट स्ट्रक्चर बनते हैं। फिर उसमें हम स्टेबिलिटी के बारे में बात करते हैं कि एक कंपाउंड के सपोज 5 to 6 अगर लेविस स्ट्रक्चर्स बन चुके हैं, लेविस डॉट स्ट्रक्चर, तो उनमें से अधिक स्टेबल कौन सा है, फिर उससे कम कौन सा है, इसका भी क्वेश्चन बनता है। तो उसके पीछे रूल्स आपको पहले ही मैंने बताए थे। सबसे पहले आपका नॉन पोलर है, फिर उसके बाद पोलर, पोलर के अंदर भी ऑक्टेट, ऑक्टेट के अंदर ऑक्टेट के बाद कौन आता है, ऑक्टेट के बाद आए कि भाई जहां पे इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के पास इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के पास नेगेटिव चार्ज है, मोर स्टेबल है ना। फिर उसके बाद आपके अपोजिट चार्ज जितने क्लोज होंगे वहां पे अधिक स्टेबिलिटी मिलेगी। वो कुछ कॉमन रूल्स हैं, उसी के वजह से पूरी की पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री या इनऑर्गेनिक पे क्वेश्चंस बन सकते हैं, वो आपको ध्यान देना है। तो यहाँ पे ये जो मॉलिक्यूल दे रखा है ये बेसिकली आपका ओजोन का है। ठीक है, यस, ये स्ट्रक्चर। ठीक है, तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को हम लोग कैनोनिकल स्ट्रक्चर के नाम से भी कॉल करते हैं या कैनोनिकल फॉर्म से कॉल करते हैं। तो ऑल बॉन्ड्स आर इन ओजोन आर इक्वल, तो सारे के सारे बॉन्ड्स आपके यहाँ पे इक्वल क्यों हैं? ऑक्सीजन के साथ चाहे ये वाला बॉन्ड हो, एक्स बॉन्ड लेंथ यहाँ पे है, ये वाई बॉन्ड लेंथ है। तो ये जो जितने भी आपकी बॉन्ड लेंथ्स आपको मिल रही हैं, ठीक है, रेजोनेंस करने के साथ लास्ट आपको मिल रहा है स्ट्रक्चर, ये क्या डिफाइन कर रहा है? ये बता रहा है कि फर्स्ट इनिशियली जो दो स्ट्रक्चर्स हैं, है ना, उन दोनों की प्रॉपर्टीज को डिफाइन कर रहा है। और डेफिनेट इट इज हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर्स। ठीक है, तो यहाँ पे बॉन्ड लेंथ क्या होगी आपकी, इक्वल। जो एक्स और वाई बॉन्ड लेंथ जो मैंने बोली है वो इक्वल क्यों है? बिकॉज ऑफ रेजोनेंस।
तो रेजोनेंस होने की वजह से यहाँ पे जो बॉन्ड लेंथ है, ठीक है, या जो आपका एस परसेंटेज या एस करेक्टर पी करेक्टर है, वो लगभग आपको क्या होगा, बराबर देखने को मिलेगा। ठीक है, तो अब इसमें क्या प्रोसेस हो रहा है, वो प्रोसेस भी एक बार देख लो। यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन्स इधर मूव किए हैं, तो उसके पहले क्या होगा, उसके पहले कुछ ऐसा होगा कि अगर ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे जाएंगे तो उसके पहले ये पाई यहाँ पे आना चाहिए, राइट। तो ये वाला पाई इधर आएगा, यहाँ पे नेगेटिव हो जाएगा, इस ऑप्शन के पास ये पॉजिटिव चार्ज आएगा डेफिशिएंसी आने के बाद। फिर यहाँ से ये जो आपका नेगेटिव चार्ज वो यहाँ से यहाँ ट्रेवल कर जाएगा, आपके लोन पेयर्स यहाँ से यहाँ ट्रेवल कर जाएंगे। तो फिर उसके बाद आपकी ये वाली स्पीसीज बनेगी। और फिर अगर आप देखो तो इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट तो पूरे हो चुका, वो फिर से रिवर्स कर जाएगा। तो इसलिए लास्ट आपका जो स्ट्रक्चर है, मतलब जो लॉन पेयर्स हैं, उनका मूवमेंट पूरा का पूरा आपका यहाँ से यहाँ पे हुआ है ना, इस ऑक्सीजन से लेके इस ऑक्सीजन तक, इसके थ्रू। तो ये हो गया आपका रेजोनेटिंग हाइब्रिड। इसके बाद ये जो बेंजीन है, बेंजीन के स्ट्रक्चर्स, ठीक है, ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में डिस्कस किए थे मैंने आपको। वहां पे बताया था कि बेंजीन अपना रेजोनेटिंग हाइब्रिड कैसे बनाता है और क्या होता है, कितने बनते हैं स्ट्रक्चर। सर्कल रिप्रेजेंट 6 डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, 3 आपके पाई बॉन्ड होते हैं, तो 6 आपके डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉन्स आपको मिलेंगे, एक पेयर में 2 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, रेजोनेंस है क्या। दिस इज हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट and used when one Lewis structures cannot describe all the properties of molecules। ये स्टेटमेंट को ध्यान रखना, स्टेटमेंट में बेस भी क्वेश्चंस आते हैं। जब एक मॉलिक्यूल्स क्या करता है ना, एक मॉलिक्यूल कंप्लीट प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन नहीं कर पाता है, कोई लिविस स्ट्रक्चर अगर कंप्लीट मॉलिक्यूल्स की प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन नहीं कर पाता है, तो वहां पे हम क्या करते हैं, और भी डिफरेंट स्ट्रक्चर को ड्रॉ करते हैं, लेकिन वो सारे के सारे आपके हाइपोथेटिकली होते हैं। Next है, it removes the limitations of viewing the electrons in a delocalized way and allow the covalent bond electron density to be delocalized। इसका मतलब ये हो गया है कि यहां से आपका जो पाई बॉन्ड था वो सिग्मा में कन्वर्ट हुआ, सिग्मा था वो आपका पाई में कन्वर्ट हुआ। ठीक है, तो ये सारे के सारे जो भी आप बॉन्ड देख रहे हैं, ठीक है, ये आपकी कोवैलेंट मतलब साइड वाइज ओवरलैपिंग से या फिर हेड टू हेड ओवरलैपिंग से देखने को आपको मिले थे। ठीक है, तो डीलोकलाइजेशन या लोकलाइज की हम बात कर रहे हैं, डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से, ठीक है, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हुआ, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हुआ। तो कहीं ना कहीं जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो बेसिकली कोवैलेंट बॉन्ड्स की क्या हो रही है, ट्रेवल कर रही है, मूव कर रही है। ठीक है, जिसमें हम आयोनिक कंपाउंड नहीं देख रहे हैं। ठीक है, इसमें आयोनिक कंपाउंड्स में आपका यहाँ पे एक्सप्लेनेशन नहीं है, ये बात समझ लो आप ध्यान से। ठीक है, जो भी हम यहाँ पे रेजोनेंस के बारे में बात कर रहे हैं, वो कोवैलेंट कंपाउंड का ही सिग्मा है, कोवैलेंट कंपाउंड का ही पाई बॉन्ड है। ठीक है, उन्हीं इलेक्ट्रॉन से क्या हो रहा है, डीलोकलाइजेशन हो रहा है, मूवमेंट हो रहा है। नेक्स्ट, रेजोनेंस में और भी क्या प्रॉपर्टीज है। नेक्स्ट, रेजोनेंस स्टेबलाइज द मॉलिक्यूल, अभी बताया था मैंने। नेक्स्ट, ओनली लोन पेयर्स और पाई इलेक्ट्रॉन्स आर अलाउड टू मूव इन रेजोनेंस। ठीक है, रेजोनेंस के अंदर आपके जैसा बोला गया है, ओनली लोन पेयर्स और पाई इलेक्ट्रॉन्स आर अलाउड टू मूव। पॉजिटिव का मतलब कोई इलेक्ट्रॉन थोड़ी नहीं होता है, पॉजिटिव चार्ज का मतलब कोई इलेक्ट्रॉन थोड़ी होता, वो तो आपका डेफिशिएंट होता है, भाई जो इलेक्ट्रॉन था वो कहीं चला गया है। तो चलता फिरता कौन है, मोबाइल नेचर में कौन होता है, इलेक्ट्रॉन ही होता है। लोन पेयर्स, फिर नेगेटिव चार्ज बोल लो या बेटा पाई इलेक्ट्रॉन्स बोल लो, उन्हीं का ही मूवमेंट होगा। नेक्स्ट है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर या कैनोनिकल फॉर्म्स हैव नो रियल एग्जिस्टेंस, ना कोई भी रियल एग्जिस्टेंस नहीं होता है। रेजोनेंट हाइब्रिड इज मोर स्टेबल देन एनी ऑफ द कैनोनिकल फॉर्म, क्योंकि वो सभी को रिप्रेजेंट करता है जितनी बनते हैं रेजोनेटिंग आपकी स्ट्रक्चर्स या कैनोनिकल स्ट्रक्चर। और कैनोनिकल फॉर्म डू नॉट एट कंट्रीब्यूट इक्वली टू हाइब्रिड। ठीक है, और लास्ट है आपका कि स्टेटमेंट ध्यान रखना, स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन आ सकता है, कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट है अकॉर्डिंग टू रेजोनेंस। कैनोनिकल फॉर्म आर नॉट इन इक्विलिब्रियम विद ईच अदर। जो सिंबल बनाते हैं ना कि यूं इस तरीके से, तो इसका मतलब ये नहीं होता है। ठीक है, ये ध्यान रखना, इसका मतलब ये नहीं होता है। ठीक है, तो जो कैनोनिकल फॉर्म्स हैं वो आपके इक्विलिब्रियम में डिफाइंड नहीं होते हैं। क्लियर हो गया। हाँ सर। ठीक है,
इसके बाद देखो PO3 PO4 ये फॉस्फेट आयन दे रखा है, ठीक है। तो फॉस्फेट आयंस में सारे के सारे आपके जो फॉस्फोरस ऑक्सीजन जो आपके सिंगल बॉन्ड्स हैं वो कैसे होते हैं, इक्वल। कैसे होते हैं, इक्वल बॉन्ड्स होते हैं। इक्वल बॉन्ड्स क्यों होते हैं, तो सीधा आंसर है आपका रेजोनेंस। और इसके चार्ज के बेस पे मैं बॉन्ड ऑर्डर भी निकाल सकता हूँ, बॉन्ड ऑर्डर भी निकाले जाते हैं, ठीक है। इस PO4-3 के जितने भी बनेंगे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स और जो टोटल चार्ज होगा, मैं बोलूंगा नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, और जो इस पे चार्ज होगा, टोटल चार्ज होगा, ठीक है, उसके बेस पे हम निकालते हैं कि बॉन्ड ऑर्डर भी निकालते हैं, ठीक है। जैसे K1O4 और K2Cr2 के जनरली निकाले जाते हैं। तो देखो ये इसका बेसिक -3 चार्ज देख ही रहा है, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं यहाँ पे हाइड्रोजन होगा, हाइड्रोजन इस तरीके से, तो वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज करके गए होंगे यहाँ पे इस तरीके से, तो ये माइनस माइनस चार्ज आपको दिख रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले इस नेगेटिव का रेजोनेंस इस डबल बॉन्ड के साथ हुआ है, क्योंकि नेगेटिव सिंगल सिंगल एंड नेगेटिव वो तो रेजोनेंस करेंगे नहीं, तो नेगेटिव सिंगल बॉन्ड एंड आपका डबल बॉन्ड। तो डबल बॉन्ड पहले नेगेटिव चार्ज, ऑब्वियसली मोबिलिटी ज्यादा होती है इलेक्ट्रॉन से, तो नेगेटिव चार्ज पुश करेगा इलेक्ट्रॉन्स को, तो ये पाई आपका बाहर की तरफ जाएगा, तो फॉस्फोरस आएगा पॉजिटिव चार्ज डेफिशिएंसी, देन ये नेगेटिव आपका मूव कर जाएगा। तो पहला देखो आपका ये बन गया यहाँ से फर्स्ट रेजोनेंस होने के बाद। सेकंड में क्या होगा कि डबल बॉन्ड नीचे आ गया, तो डबल बॉन्ड सिंगल एंड ये नेगेटिव, तो फिर ये नेगेटिव डबल बॉन्ड के साथ जाएगा, है ना। तो फिर रेजोनेंस या इतना वाली इतनी सेक्शन में हो गया, तो ये रेजोनेंस होने के बाद ये मिल गया। फिर उसके बाद डबल बॉन्ड देखो वहां पे पहुंच चुका है, अब डबल बॉन्ड वहां पे पहुंच चुका है, तो इसके बाद क्या होगा, फिर से वो नेगेटिव चार्ज जहां पे मिले कंजुगेशन उससे फिर से रेजोनेंस करेगा, तो यहाँ से रेजोनेंस आपको मिलेगा, ठीक है। पाई पहले मूव करेगा, फिर उसके बाद डेफिशिएंसी आएगी आपके फास्फोरस पे, तो फिर नेगेटिव मूव कर जाएगा। और इस तरीके से आपका पूरा का पूरा डबल बॉन्ड यहाँ से स्टार्ट हुआ था और यहाँ तक आपका डबल बॉन्ड पहुंच गया, मतलब मैं बोलूंगा सभी पे डबल बॉन्ड आया, तो यहाँ भी डबल बॉन्ड है, इधर भी डबल बॉन्ड है। तो इस तरीके से सारे के सारे जो पी सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन जो बॉन्ड दिख रहे थे, है ना, वो आपके सिंगल बॉन्ड में भी कन्वर्ट हुए हैं, ठीक है। ये आपके सिंगल डबल बॉन्ड वाले ये आपके सिंगल बॉन्ड में भी कन्वर्ट हुए हैं, और डबल जो सिंगल बॉन्ड वाले हैं वो डबल बॉन्ड में भी कन्वर्ट हुए, ओनली बिकॉज ऑफ रेजोनेंस। तो रेजोनेंस होने के बाद आपको ये समझ में आएगा कि ये पूरा का पूरा जो नेगेटिव हाइब्रिड बना कुछ ऐसा है कि नेगेटिव चार्ज कहाँ से चलना स्टार्ट किया था, यहाँ से चलना स्टार्ट किया था, और सारे के सारे ऑक्सीजन एटम पे आपका डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है बराबर, समझ में आ गया। तो इसका अंदर रिजल्टेंट आपका ये बनेगा रेजोनेटिंग हाइब्रिड, हो गया ना रेजोनेटिंग हाइब्रिड, ये बन गया आपका रेजोनेटिंग हाइब्रिड। क्लियर हो गया। अब इसमें बॉन्ड ऑर्डर हम कैसे निकालते हैं, तो बॉन्ड ऑर्डर देखो, एक तो आपका ये स्ट्रक्चर है, इसको तो इंक्लूड करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो ये आपका इसलिए 1 आ गया प्लस, फिर हम क्या करेंगे, फिर देखो आपका जो नेगेटिव चार्ज था तो 4 ऑक्सीजन पे डिस्ट्रीब्यूट हुआ है ना, तो एक की बात करेंगे तो 1/4 हो जाएगा, तो 1 + 1/4, तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो ये कितना हो जाएगा, एलसीएम आपका 4 हो जाएगा, इधर आपका 4 + 1 हो जाएगा, तो 5/4 आएगा। और 5/4 को अगर मैं कैंसिल करूंगा तो 4 आपका यहाँ से 1, देन आपका यहाँ से 2, है ना, और लास्ट में आपका 5, 1.25, तो 1.25 इसका आपका आ गया है बॉन्ड ऑर्डर, ठीक है। तो इस तरीके से हम चार्ज के डिस्ट्रीब्यूशन को बाद में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। बाकी आंसर आपको मिल गया कितना, 1.25। तो ये हो गया आपका फॉस्फेट आयन। अगर इस पे क्वेश्चन आता है तो आपको इस तरीके से सॉल्व करना है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे कार्बोनेट और कार्बन डाइऑक्साइड। एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ क्वेश्चन है, ठीक है। एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोनेट CO3-2 आयन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन टर्म्स ऑफ रेजोनेंस, ठीक है। सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, देखते हैं। तो देखो ये आपका यहाँ पे कार्बोनेट आयन है, तो कहीं ना कहीं पहले यहाँ पे हाइड्रोजन हुए होंगे सिंगल बॉन्ड के साथ, वो रिलीज हो गए हैं, अब इलेक्ट्रॉन्स को छोड़ के गए हैं ना, तभी यहाँ पे माइनस माइनस चार्ज आपको मिल गया, जैसे आपका कार्बोनिक एसिड होता है, ठीक है। तो ये कार्बोनेट का स्ट्रक्चर है, और इसके बाद आप यहाँ पे रेजोनेंस कर सकते हो उसी प्रोसेस से। देखो नीट में बहुत डिफिकल्ट रेजोनेंस तो आते हैं, जो भी आएंगे वो इसी से रिलेटेड आपको मिलेंगे। तो नेगेटिव चार्ज आपका यहाँ पे जाएगा, उसके जाने के पहले क्या होगा कि पाई ऊपर जाएगा, तो यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस, डेफिशिएंसी आते ही नेगेटिव मूव कर जाएगा। तो इस तरीके से देखो पूरा का पूरा रेजोनेंस आपको यहाँ तक देखने को मिलेगा। तो नेगेटिव चार्ज जहां से स्टार्ट किया था, वो जो भी आपके ऑप्शन दिख रहे थे, तो सभी पे देखो, एक बार नेगेटिव यहाँ देखा, ये नेगेटिव यहाँ पे देखा, फिर एक बार आपका ये देखो नेगेटिव यहाँ पे लास्ट पॉइंट यहाँ तक पहुंच गया है,
तो मतलब क्या हो रहा है, मतलब ये हो रहा है कि डबल बॉन्ड आपका क्या है, सिंगल बॉन्ड में जा रहा है ना, और जो आपका सिंगल बॉन्ड है वो डबल बॉन्ड में मूव कर रहा है। तो इस तरीके से इसके जो बनेंगे आपके हाइब्रिड, वो आपका रिजल्टेंट हम ऐसे बना सकते हैं ना कि नेगेटिव चार्ज पूरा का पूरा आपका मूव किया है, और उसके बाद अगर इसके मैं बॉन्ड ऑर्डर निकालूंगा तो पहला स्ट्रक्चर तो यही हो गया। क्लियर है ना? और 3 ऑक्सीजन एटम है तो उनपे नेगेटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, यस सर। तो 1/3। तो इसको अगर मैं 1 ले लेता हूँ एल्शियम, तो यहाँ से आपका 3 + 1 आंसर विल बी 4/3। 3। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट नीचे क्या है आपका, नेक्स्ट है आपका यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड, तो इसका आपका ये रहा। ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड में आपका देखो आंसर क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड अपने डिफरेंट फॉर्म को रिप्रेजेंट करता है। उसके पहले देखो कार्बोनाइल। मेरा क्वेश्चन ये है कि जो CO कार्बोनाइल, ये न्यूट्रल होता है ना? हाँ। बट न्यूट्रल क्यों होता है ये? क्योंकि यहाँ पे रेजोनेंस में बता रहा हूँ ना, चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ CO न्यूट्रल क्यों होता है, ऐसा क्या रीजन है? फिर CO2 पे चलते हैं। ठीक है। इससे नहीं पता। देखो CO के न्यूट्रल होने के पीछे बहुत ही सिंपल सा रीजन है। देखो कार्बन, हालांकि इसको कार्बन फैमिली में पढ़ाया जाता है पी ब्लॉक के अंदर, मैं आपको यहाँ बताता हूँ। देखो कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, भाई ऑक्सीजन को डबल बॉन्ड पसंद होगा, वो बना लेगा। ठीक। कार्बन के 2 इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेट करने वाले हैं क्योंकि ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएंगे, तो 2 यहाँ पे आपको मिलेंगे। अब क्वेश्चन ये है कि यहाँ पे ऑक्सीजन का तो ऑक्टेट कंप्लीट आपको दिख रहा होगा, देखो ध्यान से, हाँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन्स दिख रहे हैं। हम्म। बट क्या कार्बन का ऑक्टेट पूरा है? नहीं 1 है। 2 3 4 5 6 ओनली 6 इलेक्ट्रॉन्स। डेफिशिएंट सेंटर कौन है CO के अंदर? कार्बन। हाँ। रिच सेंटर कौन है? ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन क्या करता है, अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को इससे इसकी तरफ शिफ्ट करता है, दोनों को दोनों इलेक्ट्रॉन्स को एक साथ मूव कराता है। क्यों? ये अगर इस 6 को 2 इलेक्ट्रॉन्स मिल जाते हैं तो ये 8 हो जाएगा ना, हाँ। तो 2 इलेक्ट्रॉन्स एक साथ मूव कराएगा, इसीलिए कार्बन की तरफ बनता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड, क्योंकि यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन एक साथ शेयर करता है। इतनी बात क्लियर हो रही है? हाँ सर। और इसके बाद आपका ये जो आपका कार्बन है, इस कार्बन के पास क्या होगा बताओ मुझे? ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा ना, 2 इलेक्ट्रॉन जैसे आपको दिखेंगे यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8। क्लियर हो गया ना? यस सर। हाँ, तो अब इसका तो ऑक्टेट पूरा हो गया, बट इसका ऑक्टेट फिर से आपका डिस्टर्ब हो गया, ऑक्सीजन का डिस्टर्ब हो गया ना, इसका तो कंप्लीट हो गया बट ऑक्सीजन का आपका डिस्टर्ब हो गया। तो फिर इस केस में क्या होगा? इस केस में वही सीक्वेंस होगा कि ये वापस से फिर से मूव कर जाएगा इधर, अच्छा। है ना? अरे करेगा ना, क्योंकि सामने वाला हाँ। ऑक्सीजन, उसके पास ऑक्सीजन नहीं कंप्लीट, तो फिर से मूव करने की कोशिश करेगा। तो मतलब यहाँ पे हो क्या रहा है? वो ये रहा है कि एक बार ही ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन दिया कार्बन को, डेफिशिएंसी थी वहां पे पूरा करने के लिए, मॉलिक्यूल्स खुद चाहता है कि मैं स्टेबल हो जाऊं, तो सारे के सारे एटम की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो अब ऑक्सीजन ने दिया, और देने के बाद ऑक्सीजन डेफिशिएंट, तो इलेक्ट्रॉन जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है वो कभी डेफिशिएंसी को पसंद करता है, तो फिर से ले लेगा वो। आपको मेरी बात समझ में आ रही है? तो ये हाँ दे सर। भी रहा है, तो मतलब कार्बन एक्सेप्ट भी कर रहा है और ऑक्सीजन फिर से खींच भी रहा है। तो दोनों काम क्या होते हैं? इक्वल मैग्नीट्यूड के साथ। ठीक है, इक्वल मैग्नीट्यूड के साथ दोनों को दोनों होते हैं, इलेक्ट्रॉन देना और लेना, जिसकी वजह से बोथ विल कैंसिल आउट, दोनों इफेक्ट कैंसिल आउट हो जाते हैं आपस में, और इसलिए यहाँ पे डाइपोल मूवमेंट हो जाता है इसका कितना? 0। तो मैं बोलते हैं कि मॉलिक्यूल कैसा है? नॉन पोलर। अगर नॉन पोलर है तो व्हाट इज आंसर? न्यूट्रल। न्यूट्रल होगा। इसलिए इसको बोलते हैं अपन न्यूट्रल। तो ये तो इसके पीछे कहानी हो गई। अब आते हैं कार्बन डाइऑक्साइड की तरफ। तो कार्बन डाइऑक्साइड में क्या आपको दिख रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड में ये दिख रहा है आपको यहाँ पे कि डिफरेंस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है, अगर डाइपोल मोमेंट की बात करो तो यहाँ पे इधर होगा और इसका इधर होगा, होगा ना? हाँ। तो आप किधर भी एक डायरेक्शन में शिफ्ट करके देख लो। अगर मैंने पाई ऑब्वियसली कि इस कार्बन से और इस ऑक्सीजन आप किधर भी मूव करा लो, कोई इसमें ऐसी दिक्कत नहीं होती है क्योंकि ये सिमेट्रिकल है। तो कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करें तो कार्बन की अधिक है, तो इलेक्ट्रॉन कहीं ना कहीं आपके जो होंगे शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स, वो आपके ऑक्सीजन की तरफ मूव करेंगे। आप इसको ले लो स्ट्रक्चर को, चाहे आपकी मर्जी हो तो आप दूसरे स्ट्रक्चर को लेके भी सॉल्व कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। कार्बन डबल बॉन्ड दो डबल, क्योंकि दोनों साइड ऑक्सीजन लगे हैं, तो थोड़ी देर के लिए मान लो कि इधर डेंसिटी मूव कर गई, तो दोनों ही तो एक्यूरेट है ना, दोनों ही करेक्ट है। यस।
तो दोनों में से कोई से भी स्ट्रक्चर को लेके आप यहाँ पे सॉल्व कर सकते हो। इसको इधर से बनाया गया है, आप इसको इधर से लेके भी सॉल्व कर लो, अगर क्वेश्चन आता है तो उसमें टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि दिमाग में ऐसा नहीं बिठाना कि हम इधर से ही कर सकते हैं। तो अब यहाँ से पहले देखो, अगर मैंने इसको इधर से फॉलो किया तो कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इधर से इधर मूव करेगी, तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, यहाँ पे प्लस हो जाएगा। प्लस होते ही क्या होगा, ये ऑप्शन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इधर शिफ्ट कर देगा और लॉन पेयर्स को। मेरी बात समझ में आ रही है? हाँ सर। तो देखो ये बन गया स्ट्रक्चर। तो ये भी कार्बन डाइऑक्साइड का क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड का ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हो गया, कैनल का स्ट्रक्चर हो गया। उसके बाद नो डाउट ये अनस्टेबल है, बिकॉज ऑक्सीजन पे पॉजिटिव आ गया, देखो यहाँ पे यस। कंप्लीट होगा देखो ऑक्सीजन का 1 2 3 4 5 7 8, बट पॉजिटिव आ गया, तो कहीं ना कहीं अनस्टेबल होगा वो, ठीक है, हम बाद में देख लेंगे। हमेशा आपके नॉन पोलर क्या होते हैं, अधिक स्टेबल होते हैं पोलर से, ये तो पता ही है। और लास्ट वाले में देखो फिर से, अब यहाँ पॉजिटिव आ गया, वहां पे नेगेटिव आ गया, तो फिर से मोबाइल हो जाएगा। उसको अपन इस तरीके से भी क्योंकि देखो अगर मैं उल्टा चलूंगा तो फिर ये वाली फॉर्म भी तो मैं बना सकता हूँ, ये तो यस। फॉर्म मिल सकती है ना। यस, तो यही इसके हो गए रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो कभी ऐसा आता है तो आपको अगर मैं क्वेश्चन पूछूं कि फर्स्ट और सेकंड में से स्टेबल कौन है, तो फर्स्ट इज ऑलवेज स्टेबल एज कंपेयर टू सेकंड, ठीक है, हाँ। बिकॉज नॉन पोलर हमेशा स्टेबल होते हैं पोलर के कंपैरिजन। तो बैलेंस इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी में क्या क्या कॉन्सेप्ट्स होंगे, ठीक है, उसको हम लोग समझते हैं। बैलेंस बॉन्ड थ्योरी आपको क्लियर हो चुकी होगी आई थिंक, ठीक है। तो इसमें है शेप द वाटर, प्लीज ऐसा करना बहुत जरूरी है, ठीक है, आज के टाइम में। तो देखते हैं हम लोग अपने कॉन्सेप्ट्स को। तो कॉन्सेप्ट क्या कहता है, कॉन्सेप्ट ये कहता है, अच्छा मैं कुछ चीजें आपसे यहाँ पे डिस्कस पहले कर लेता हूँ, आप जरा मुझे बताना हम्म। ओवरलैपिंग और हाइब्रिडेशन में क्या डिफरेंस है, ठीक है। ओवरलैपिंग एंड हाइब्रिडाइजेशन। ओवरलैपिंग यहाँ लिखा है मैंने, और इसको फर्स्ट मान लेते हैं, और यहाँ लिख लेते हैं हम लोग हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। तो इनके जो डिफरेंसेस है ना, उनके स्टेटमेंट को भी ध्यान रखना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो चलो मैं बात करता हूँ। सबसे पहले मैं बात करूंगा ओवरलैपिंग। तो ओवरलैपिंग बताओ किन किन के बीच में होती है, बताओ मुझे। ओवरलैपिंग ओवरलैपिंग बिटवीन दी ऑर्बिटल्स। यस ऑर्बिटल्स ऑफ टू एटम्स हाँ। होती है। हम लोगों ने पढ़ा था ना ओवरलैपिंग के बारे में, तो यस। ऑर्बिटल्स ऑफ टू एटम्स। अच्छा हाइब्रिडेशन के बारे में बात करें तो ये किन किन के बीच में होती है बताओ, हाइब्रिडेशन। हाइब्रिडाइजेशन तो वो यहाँ पे होता है बिटवीन, दो के बीच में, यहाँ पे वर्ड आता है अमोंग, हाँ। ठीक है, अमोंग दी ऑर्बिटल्स, among the orbitals of the same atom। ध्यान दो, जो हाइड्रेशन है वो किसके बीच में है, ये आपको मिलती है among the orbitals of same atom, जो सेम एटम्स हैं, ठीक है, उनके साथ ही आपको मिलती है यहाँ पे हाइड्रेशन। हाइड्रेशन पढ़ाया था ना मैंने, वो एप्पल यस। ऑरेंज एग्जांपल दिया था, हाँ पढ़ाया था। H2 मॉलिक्यूल को एग्जांपल दिया था, ठीक है, फॉर्मेशन। हम्म। सेकेंड हम बात करें तो ओवरलैपिंग के साथ, तो ओवरलैपिंग के अंदर मुझे बताओ हाफ फील्ड या फुली फील्ड, कौन से टाइप के ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट करते हैं। हाफ ओवरलैपिंग फील्ड या में फुली, तो हाँ एक मिनट। ओवरलैपिंग फुल्ली फील्ड। हाफ हाँ। फील्ड। हाफ फील्ड कैसे? अरे फुली फील्ड आएगा तो वो तो ऑलरेडी स्टेबल है। हाँ अगर ठीक फुली है। फील्ड ऑर्बिटल होगा तो ऑलरेडी स्टेबल है ना वो तो वो क्यों हाँ हाँ। पार्टिसिपेट करना चाहेगा, ओवरलैपिंग क्यों करना चाहेगा, है ना। तो आपको पता है ना, जब हम लोग पढ़ते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो उसके अंदर जितने इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, अनपेयर्ड होते हैं, पढ़ा होगा ना आपने। जितने यस। इलेक्ट्रॉन्स अनपेयर्ड होते हैं उतने ही सिग्मा बनते हैं ना, या पाई बनते हैं, उस हिसाब से हम डिफाइन करते हैं। तो अगर यहाँ पे ये एस है और आपके ये 3 पी है, ये पी एक्स है, ये पी वाई है, ये पी जेड है, अगर ये हाफ फील्ड नहीं होंगे तो फिर ये ओवरलैपिंग पार्टिसिपेट करने वाले नहीं है। अगर ये फुली फील्ड ऑलरेडी, अगर ये एस या फुली फील्ड हो गया तो लॉन पेयर बन जाएगा, बनेगा ना। हाँ।
ये तो कभी पार्टिसिपेट करने वाला ही नहीं है ना। तो ओवरलैपिंग के अंदर ये स्टेटमेंट बहुत जरूरी है, ध्यान रखना। यहाँ से क्वेश्चन, थ्योरेटिकल क्वेश्चन बन जाते हैं बहुत बार और बच्चे थोड़ी सी छोटी सी गलती करके आ जाते हैं। तो ओवरलैपिंग के अंदर हाफ फिल्ड जो हमारे ऑर्बिटल्स होते हैं, हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स, वही आपके पार्टिसिपेट करते हैं। बात क्लियर है? यस सर। अब आते हैं हाइड्रेशन पे। तो हाइड्रेशन में क्या होगा? क्या हाइड्रेशन के अंदर भी हाफ फील्ड या फुली फील्ड क्या पार्टिसिपेट करते हैं? बताओ मुझे आंसर। हाइब्रिडाइजेशन में दोनों भी होने चाहिए ना। हाफ फील्ड भी हो सकते हैं यार, फुली फील्ड, बिल्कुल सही। हम्म, हाफ फील्ड और फुली फील्ड दोनों टाइप के ऑर्बिटल्स यहाँ पे क्या करते हैं? पार्टिसिपेट करते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखना। अब आते हैं थर्ड पॉइंट, जरा बताना मुझे, ये जो प्रोसेस है ओवरलैपिंग, ये बॉन्ड फॉर्मेशन के टाइम होता है आफ्टर हाइब्रिडेशन या बिफोर हाइब्रिडेशन? ओवरलैपिंग सॉरी, फिर से रिपीट कीजिए, क्या बोला आपने? ओवरलैपिंग जो ये जो प्रोसेस है, ये हाँ, बिफोर हाइड्रेशन होता है या आफ्टर हाइड्रेशन होता है? बताओ मुझे। आफ्टर हाइब्रिडाइजेशन। आफ्टर होता है कि बिफोर होता है? आफ्टर। आफ्टर ही होना चाहिए ना, हाइब्रिड होने के बाद ही नहीं, हाँ, हाइब्रिड ओवरलैप होने होने के के बाद बाद, hybrid। हाँ, उनकी एनर्जी लेवल अप्रोक्सीमेट बराबर आ जाएगी, देन वो इजीली क्या करेंगे? ओवरलैप कर जाएंगे। बिल्कुल सही है। तो ये जो है ना, मैं लिख सकता हूँ ड्यूरिंग बॉन्ड फॉर्मेशन, जब बॉन्ड फॉर्म हो रहा था हम्म, ना सिग्मा पाई, ठीक है, हाँ हाँ। उसी समय ओवरलैपिंग आपको देखने को मिलती है। लेकिन ये आपकी जो बॉन्ड फॉर्म हो रहे होते हैं, वो कहाँ पे? आपके ऑर्बिटल्स के आफ्टर हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है, हाइब्रिडेशन के बाद, ठीक है, आपके बॉन्ड फॉर्मेशन स्टार्ट होंगे, जहां पे ओवरलैपिंग वर्ड आपका डिस्कस होगा। क्लियर है? थर्ड पॉइंट इसमें बताओ जरा, ठीक है, ये ये तो प्रोसेस कब बिफोर होगा? होगा, बिफोर। फिर ओवरलैपिंग। हाँ, वो तो फिर कॉमन सेंस है, बिफोर हम्म ओवरलैपिंग। नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट में पूछूंगा, आप बताना जरा, ठीक है, हम्म इसमें डिफरेंट एनर्जी ऑर्बिटल्स का पार्टिसिपेट करते हैं ग्राउंड और स्टेट में या एक्साइटेड स्टेट में? मैं रिपीट फिर से कर रहा हूं, इसमें जो ऑर्बिटल्स हाँ हाँ। पार्टिसिपेट करते हैं ना ओवरलैपिंग के अंदर, इस प्रोसेस में, हम्म, क्या वो सेम एनर्जी के होते हैं या डिफरेंट एनर्जी के होते हैं? क्या सेम एनर्जी की होनी ग्राउंड चाहिए, स्टेट में होते हैं, एक्साइटेड स्टेट के अंदर होते हैं? एक्साइटेड स्टेट में होनी चाहिए। हाँ, बिल्कुल सही। डिफरेंट एनर्जी या सेम एनर्जी? एनर्जी तो सेम ही होनी चाहिए। क्या डिफरेंट एनर्जी वाले पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं? तो फिर एक्सटर्नल वो कुछ उसमें पार्ट नियर लेगा ना। अबाउट डिफरेंट एनर्जी वाले भी पार्टिसिपेट करते हैं, ऐसा नहीं है। बहुत क्लोज भी होगा तो भी पार्टिसिपेट करते हैं, और सेम एनर्जी वाले हैं वो भी पार्टिसिपेट करते हैं। दोनों ही टाइप के, लेकिन बहुत डिफरेंस नहीं होना चाहिए, है ना? वो हाँ, पार्टिसिपेट करेंगे, लेकिन कहाँ करेंगे? ग्राउंड स्टेट में नहीं। एक्साइटेड स्टेट। यस, एक्साइटेड स्टेट के अंदर। अच्छा, इसमें क्या होगा हाइब्रिडेशन के अंदर? यहाँ पे तो ग्राउंड स्टेट और डिफरेंस है, एक्साइटेड सेम दोनों। ये क्या? तो यहाँ पे ग्राउंड स्टेट में भी चलेगा। दोनों में होता है, ग्राउंड स्टेट में भी और एक्साइटेड स्टेट में। एक्साइटेड। हाँ, दोनों की दोनों स्टेट के अंदर आपका जो हाइड्रेशन कॉन्सेप्ट है वो देखने को मिलता है, ठीक है। ग्राउंड स्टेट यस। एग्जांपल भी कुछ होते हैं, जैसे अमोनिया वगैरह होता है, यहाँ पे एक्साइटेशन करने की जरूरत ही नहीं पड़ती ना, ये हम्म। सीधे सीधे रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर लेते हैं। वो लोन पेयर हो जाता है ना, नाइट्रोजन के अंदर जो कन्फ्यूजन है हाँ NH2 ये। करके आता है NP, तो NH2 वाला तो लोन पेयर बन जाता है, बाकी तीन जो P वाले हैं वो आपके सिग्मा बनाते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ हाँ। पे तो करते नहीं ना अपन आपका ये एक्साइटेशन। नहीं। हम्म। तो ये ग्राउंड स्टेट में रहते हैं, जैसे NH3 है, NCl3 है, फास्फोरस वाला है, पीएच जो लॉन पेयर वाले हैं ना, जनरली वही PCl3 है, ठीक है। अगर PCl5 आ जाएगा तो वहां पे आपको क्या मिलेगा? एक्साइटेशन मिल जाएगा, राइट। Yes। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। चलिए, अब हम बात करेंगे यहाँ पे अपनी थ्योरीज की तरफ। देखो, द शेप ऑफ मॉलिक्यूल अफेक्ट हाउ इट इंटरेक्ट विद अदर मॉलिक्यूल। कोई एक मॉलिक्यूल है, उसका शेप आपका उसका जो शेप होगा वो आपका किस तरीके से अफेक्ट होगा जब वो किसी अदर मॉलिक्यूल्स के साथ इंटरेक्शन शो करेगा, एंड दैट इन टर्न, ठीक है, वी कैन गिव राइज टू ऑल काइंड ऑफ इंटरेस्टिंग एक्टिविटीज। ठीक है, जो भी फॉर्मुला होंगे उनको हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, क्या क्या है, ठीक है। जैसे यहाँ पे लिखा है एवरी मेडिसिन यू टेक, ठीक है, तो फिर वहां पे क्या है? ऑर्डर यू स्मेल और फ्लेवर यू टेस्ट, ठीक है, डिपेंड अपॉन ऑन पार्ट
और ऑल द मूविंग फिटिंग टुगेदर विद एनदर। ठीक है, तो सीन इसमें क्या है, मतलब जब हम बात कर रहे हैं कि एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल, जैसे एक मॉलिक्यूल ए है दूसरा मॉलिक्यूल बी है, जब ये मॉलिक्यूल्स आपस में इंटरेक्ट करेंगे तो इंटरेक्ट करने के बाद यहाँ पे कुछ ना कुछ आपकी एक्टिविटीज, जो ए है ए कंपाउंड है वो शो करेगा बी के लिए, जो बी कंपाउंड है कुछ ए के लिए शो करेगा, जिसमें कुछ प्रॉपर्टीज आपकी मैच करेगी, कुछ प्रॉपर्टीज आपकी डिसिमिलर होंगी, या सारी की सारी प्रॉपर्टीज आपकी सेम हो सकती है, केमिकल फिजिकल, है ना। तो ये डिफरेंट टाइप की जो प्रॉपर्टीज है वो आपको देखने को मिल सकती है। मेरी बात समझ में आ रही है? यस सर। अब ये सारी की सारी जो प्रॉपर्टीज होंगी वो ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी हम एक्सप्लेन भी कर सकते हैं कि भाई एनर्जी आपकी नियरली सेम होनी चाहिए कि आपकी डिफरेंट होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए। तो मेरा क्वेश्चन तो कोई ये था कि जब ये मॉलिक्यूल्स इंटरेक्ट करेंगे तो करने के बाद जो आपकी बैलेंस इलेक्ट्रॉन पेयर जो थ्योरीज है ना, ये क्या एक्सप्लेन करेगी, क्वेश्चन ये क्या एक्सप्लेन करती है। मैंने आपको इसके पहले डिस्कस किया था 1940 के अंदर दो डिफरेंट साइंटिस्ट थे जिनका नाम आपको भी डिस्कस मैंने किया था, एक का नाम था हाँ आपका स्टेटमेंट, एक का नाम था पॉवेल। ठीक है, बाद में गलेस्की वगैरह आए थे, उन्होंने आपकी थ्योरी को काफी अच्छे से एक्सप्लेन किया था। ये थ्योरी क्या एक्सप्लेन करती है, शेप के बारे में बताती है एज वेल एज ज्योमेट्री के बारे में भी डिस्कस करते हैं मॉलिक्यूल्स के, करेक्ट है। ये आपको मैंने पहले डिस्कस किया प्रीवियस लेक्चर में। और दूसरा इसमें आपके इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन होते हैं, उसके बेस पे आपकी जो मॉलिक्यूल्स हैं उसका शेप साइज वगैरह आपके चेंज होते हैं, क्या होते हैं तो हम डिस्कस करेंगे। चलते हैं अपन नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। तो यहाँ पे कुछ इसके पोस्टुलेट्स हैं, आई थिंक मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको डिस्कस किए थे, थोड़ा बहुत आपको डिस्कशन हिंट भी किया था वहां पे। देखो पोस्टुलेट्स इसके ये है, द बैलेंस सेल इज टेकन एज स्फीयर। ठीक है, बैलेंस सेल को अपन कैसे लेना है, स्फीयर की तरह, विद द इलेक्ट्रॉन्स पेयर लोकेटिंग, ठीक है, ऑन द स्फीयरिकल सरफेस एट द मैक्सिमम डिस्टेंस फ्रॉम वन अनदर। सेकंड क्या है, ए मल्टीपल बॉन्ड इज ट्रीटेड एज इफ it is single electron pair and the 2 or 3 electrons pair of a multiple bonds are treated as a single super pair। अभी मैं एक्सप्लेन करूंगा इसको, ये पोस्टुलेट है इसके। the repulsive interaction of electron pair decreases in the order, सबसे पहले आपका लोन पेयर का देखोगा, लोन पेयर बॉन्ड पेयर, सबसे कम होगा आपका बॉन्ड पेयर एंड बॉन्ड। बात समझ में आ रही है? यस सर। अब इसको मैं कैसे और बताऊं, देखो और इसको सिंपल तरीके से बताता हूं कि मॉलिक्यूल्स की चाहे ज्योमेट्री हो चाहे शेप, ठीक है, वो दोनों के दोनों डिपेंड किस पे करेगी, लोन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर पे। बॉन्ड पेयर। मैं इंक्लूड करके बता रहा हूँ, दिस इलेक्ट्रॉन पेयर एक्चुअली ठीक। इस पे डिपेंड करेगी ना। बट ये दोनों के दोनों जो इलेक्ट्रॉन्स है वो बैलेंस सेल के, कौन से बैलेंस सेल किसके होंगे, बैलेंस सेल के। ठीक है, बैलेंस सेल के आपके इलेक्ट्रॉन्स। ओके, तो जो बैलेंस जो लोन, अच्छा मैं एक क्वेश्चन पूछूंगा आपसे, लोन पेयर का जो इन्फ्लुएंस है, ठीक है, तो lone pair are influenced by only nuclear attraction of central atom। तो lone pair आपका सिर्फ और सिर्फ जिस एटम का lone pair होगा, वो lone pair का मतलब क्या है, वो बैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन्स हैं, राइट। यस। इनर सेल्स के भी हो सकते हैं, बट क्वेश्चन तो हमारा ये कि जो lone pair की मैं बात कर रहा हूं, तो लॉन पेयर आपको जो मिलेगा वो सिर्फ सिर्फ अपने एटम के, अपने उस एटम का जो न्यूक्लियस होगा उसके थ्रू अट्रैक्शन शो करेगा। लेकिन एक लॉन पेयर दूसरे लॉन पेयर के साथ क्या करेगा, अगर एक ही एटम पे दो लॉन पेयर आ गए हैं, दो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं किए, तो वो क्या करेंगे, वो तो रिपल्सन फील करेंगे। मेरी बात समझ में आ रही है? वो अपने आपस में रिपल्सन फील करेंगे, तो सबसे रिपल्सन इसलिए यहाँ पे मिलता है लॉन पेयर में। उससे कम लॉन पेयर बॉन्ड पेयर में क्या होगा, जो एक बॉन्ड पेयर होगा किसी एटम का, वो तो बॉन्ड पेयर होने का मतलब क्या है कि वो इलेक्ट्रॉन्स बॉन्डिंग में चले गए हैं, और बॉन्डिंग में जाने का मतलब न्यूक्लियस से क्लोज आ चुके हैं। तो लोन पेयर तो न्यूक्लियस से क्लोज होगा नहीं, तो बॉन्ड पेयर बहुत क्लोज न्यूक्लियस के होगा, तो फिर इन दोनों के बीच रिपल्सन कम हो जाएगा। लेकिन बॉन्ड पेयर की बात करें तो दोनों इलेक्ट्रॉन्स में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वैल्यू यहाँ पे बहुत अधिक होगी, अरे होगी ना, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यहाँ पे डोमिनेट करेगा फोर्स ऑफ रिपल्सन से, तो जिसकी वजह से यहाँ पे रिपल्सन आपका बहुत ही मिनिमाइज हो जाएगा, बहुत ही कम आपको देखने को मिलेगा। इतनी बात क्लियर हो रही है? हाँ सर। ओके, इससे कुछ और भी स्टेटमेंट्स हैं, ठीक है, वो स्टेटमेंट भी मैं क्लियर करूंगा, ध्यान देना। नेक्स्ट स्टेटमेंट, जैसे मैं बात करूं लॉन पेयर एंड बॉन्ड पेयर, ठीक है, तो आप बोलोगे सर लॉन पेयर और बॉन्ड पेयर किस तरीके से होने चाहिए, कहाँ पे होने चाहिए। तो देखो मैं यहाँ पे
थोड़ा सा इसको थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ क्लियर। तो लोन पेयर एंड जो बॉन्ड पेयर है उसकी पोजीशन के बारे में बता रहा हूँ। किसी भी सेंट्रल एटम के पास में लोन पेयर या बॉन्ड पेयर है, तो इनकी पोजीशन हम लोग डिफाइन कैसे करें। तो लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर की जो पोजीशन है, इनकी जो पोजीशंस हैं, ठीक है, वो कहाँ पे होनी चाहिए, मिनिमम या मैक्सिमम, इस तरीके से होनी चाहिए। तो ऐसी पोजीशंस पे होनी चाहिए जहां पे क्या हो, बताओ मुझे, मिनिमम रिपल्सन, मिनिमम इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन। अरे भाई मॉलिक्यूल्स को स्टेबल बनाना है ना, यस सर। एनर्जी मिनिमाइज करनी है, पोटेंशियल। तो मतलब मैं लोन पेयर और बॉन्ड पेयर को ऐसी पोजीशन पे रखना चाहूंगा एक सेंट्रल एटम के आसपास जहां पे मिनिमम इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन आपको देखने को मिले। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? हाँ। मिनिमम इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन हो, या फिर मैं बोल सकता हूं अगर मिनिमम इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन होगा तो डिस्टेंस बताओ कैसी होगी, मैक्सिमम। यस, मैक्स होगी। ठीक है, तो हम्म। मैक्सिमम आपको डिस्टेंस देखने को मिलेगी। ये तो इसी के साथ आपको रिलेशन समझ में आ गया। ठीक है, चाहे लोन पेयर हो, चाहे लोन पेयर बॉन्ड पेयर हो, चाहे बॉन्ड पेयर हो, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्लियर है? हाँ सर। अब मैं आपसे पूछूंगा कि जो डबल बॉन्ड होते हैं, ठीक है, हम्म। मैं आपसे पूछ रहा हूं यहाँ पे डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड को लेके, तो आप मुझे बताना कि सबसे ज्यादा जो स्पेस है कौन कवर करता है, डबल बॉन्ड या सिंगल बॉन्ड सिंगल अराउंड दी बॉन्ड। सेंट्रल एटम। बताओ। सिंगल बॉन्ड। सेंट्रल एटम के अराउंड आपका डबल बॉन्ड भी मिलता है, ट्रिपल आपका डबल बॉन्ड भी मिल सकता है और सिंगल बॉन्ड भी मिलेगा। तो मेरा क्वेश्चन ये होगा कि डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड दोनों में से सेंट्रल एटम के अराउंड अगर ये प्रेजेंट होंगे तो कौन सा ज्यादा स्पेस कवर करेगा, ऑक्युपाई करेगा? तो सिंगल नहीं कह डबल सकते। बॉन्ड सबसे ज्यादा ऑक्युपाई करता है, ठीक है। उससे कम होता है डबल बॉन्ड एंड सिंगल बॉन्ड, हम्म। और सबसे कम होता है सिंगल बॉन्ड सिंगल एंड बॉन्ड, सिंगल सिंगल बॉन्ड। बॉन्ड। ठीक है, सेंट्रल एटम के अराउंड जब स्पेस कवर करने की बात आ जाए तो आपको ध्यान देना है कि डबल बॉन्ड जो आपके हैं, जैसे मैं एग्जांपल ले लेता हूँ यहाँ पे, जैसे ए बी स्मॉल एम ले लिया, यहाँ पे ले लिया लोन पेयर एन के साथ। एम एन क्या है, नंबर है, बॉन्ड पेयर, बी का मतलब बॉन्ड पेयर, एल का मतलब लोन पेयर। ठीक है, ए आपका यहाँ पे है सेंट्रल एटम। क्लियर है? हाँ। हाँ, ये जनरल फॉर्म रिप्रेजेंट किया मैंने। तो अभी जो ऊपर यहाँ से भी क्वेश्चन अगर आ सकता है कि अगर मैं आपसे एक पॉइंट और पूछता हूँ, चलो मुझे बताना जरा, डबल बॉन्ड ज्यादा स्पेस कवर कवर क्यों करेगा, बताओ कोई ऐसा ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स स्पेसिफिक? है ना। हम्म, इलेक्ट्रॉन्स के नंबर ज्यादा होंगे। इलेक्ट्रॉन्स के नंबर ज्यादा होगा, रिपल्सन ज्यादा होगा। हाँ। तो अगर मैं sp हाइड्रेशन की बात करूं, मुझे बताना क्या इसका शेप यूं बना दूं मैं, sp2 हाइब्रिडाइज्ड, अगर मैं ऑर्बिटल्स की बात करूं तो इसका साइज इस तरीके छोटा बना दूं मैं। और मैं अगर sp3 की बात करूं तो इसका तो और ज्यादा फ्लैट हो जाएगा ना, इस तरीके से, इससे भी छोटा हो जाएगा। ये ऑर्बिटल साइज बना रहा हूं मैं, sp हाँ। की, हाँ। sp2 की और sp3 की। मतलब जो हाइड्रेशन sp है उसमें भी इलेक्ट्रॉन्स जब पार्टिसिपेट करेंगे तो वो इस तरीके से शेप को, साइज को एक्वायर करेंगे। sp2 वाले में थोड़ा और छोटा साइज हो जाएगा, sp3 में सबसे कम हो जाएगा। ऐसा मतलब क्या दिख रहा है? तो इस केस में ना एक रिलेशन होता है बहुत ही अच्छा खासा। वो रिलेशन को देखो मैं बताता हूँ। रिलेशन इसमें ये होता है कि जो परसेंटेज एस करेक्टर, हाँ, अच्छा ठीक। हाँ इसी के साथ होता है। हम्म। परसेंटेज एस करेक्टर जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके होता है, इलेक्ट्रो नेगेटिविटी के। ये हम्म। तो क्लियर है ना? यस अगर सर। परसेंटेज एस करेक्टर आपका बढ़ रहा है तो जो बल्कीनेस होगी आपकी हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स की वो भी इंक्रीज होती है, वो भी आपकी इंक्रीज होगी। ठीक है, क्यों? जैसे अगर मैंने यहाँ पे एक टर्म मैंने यूज मैंने किया है, ध्यान देना। अगर मैं ऐसा बोल रहा हूं कि अगर आपका परसेंटेज एस करेक्टर इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, हम्म। तो जो आपके हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल हैं उनकी जो बल्कीनेस होगी, उनकी जो बल्कीनेस होगी वो इंक्रीज या डिक्रीज, वो भी इंक्रीज करती है। मैं बोल सकता हूं कि अगर परसेंटेज एस कैरेक्टर किसी मॉलिक्यूल में बढ़ रहा है तो आपके हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल की बल्कीनेस भी क्या होती है, इंक्रीज करती है। और किसके साथ इंक्रीज करती है ये भी समझो, परसेंटेज एस के साथ मैंने बताया बल्कीनेस। अब बल्कीनेस बढ़ रही है तो बल्कीनेस बढ़ने के साथ और क्या बढ़ेगा, तो मैं बोल सकता हूं कि परसेंटेज पी कैरेक्टर भी क्या होगा, ये भी तो इंक्रीज करेगा ना।
नहीं, क्यों करेगा? डिक्रीज करना चाहिए ना वो तो। अभी पूरे रिलेशन को समझो, मैं जो स्टेटमेंट बोल रहा हूँ sp2 sp3 पे, अभी अभी मैं उसको छोड़ जाऊं, मैं अलग तरीके से बता रहा हूँ, पहले समझो। मैंने ये बोला है विद द इंक्रीज इन परसेंटेज एस करेक्टर, तो जो बल्कीनेस होगी हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स की वो इंक्रीज करेगी, और उसके साथ आपका इंक्रीज करेगा परसेंटेज पी करेक्टर। और परसेंटेज पी करेक्टर अगर इंक्रीज कर गया तो इसका मतलब क्या होगा रिजल्टेंट, भाई इसका मतलब ये है। और परसेंटेज पी करेक्टर अगर बढ़ गया तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये होगा कि जो भी आपके ऑर्बिटल्स हैं उनके अंदर, मैं एक टर्म यूज करूंगा, लॉन्गिटिविटी, ठीक है, हाँ, लॉन्जिट्यूड। एंड थिकनेस, एंड थिकनेस, थिकनेस या थिननेस, अगर लॉन्गिटिविटी बढ़े, लॉन्गिटिविटी बढ़ेगी तो क्या होगी, थिकनेस या थिननेस क्या बढ़ेगी, थिकनेस ही थिकनेस होगा ना। होगी ना। हाँ, थिकनेस थोड़ी ना होगा, हाँ थिननेस होगा। तो देखो मैं कैसे रिलेट कर रहा हूं कि अगर परसेंटेज एस करेक्टर बढ़ रहा है तो बल्कीनेस क्या होगी आपकी, इंक्रीज करेगी हाइब्रिड ऑर्बिटल्स की। और वहीं पे मैं रिलेट कर रहा हूं कि परसेंटेज पी करेक्टर इंक्रीज होगा तो ऑर्बिटल्स, कौन से ऑर्बिटल्स, वही हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। मुझे लग रहा है कि आप इसको एक साथ रिलेट कर रही थी ना पूरे टर्म को। हाँ, यस। अगर परसेंटेज एस करेक्टर बढ़ेगा तो आपके हाइब्रिड ऑर्बिटल्स की बल्कीनेस बढ़ेगी, और परसेंटेज पी करेक्टर अगर बढ़ेगा तो वहां पे आपकी हाइब्रिड ऑर्बिटल्स की लॉन्गिटिविटी और आपकी थिननेस ये क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। अब समझ में आ गया। हाँ सर। ठीक है, तो मैं इसको कैसे रिलेट कर लूं, फाइनली मैं क्या करूं, लिख सकता हूं कि परसेंटेज एस करेक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके, बताओ, बल्कीनेस ना, यस। बल्कीनेस ऑफ ऑर्बिटल। और यहीं पे हम्म। मैं बोलूं कि परसेंटेज पी करेक्टर बताओ, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, हिसाब लिखा है लॉन्जिट्यूड। लॉन्गिटिविटी और थिननेस। अब आ गया, हम्म। क्लियर हो गया ना। यस। इसलिए एसपी वाला मैंने कैसे बनाया था, यूं इस तरीके से। sp2 वाला क्या बना था बताओ, थोड़ा कम बनाए थे उससे। हाँ, हाँ, और sp वाला उससे बहुत ही कम। ज्यादा इस तरीके से फ्लैट हो जाएगा। बात मेरी फ्लैट समझ बना। में आ रही है। हाँ। यहाँ तक क्लियर हो गया। चलो एक ये नया पॉइंट हुआ है, क्लियर हो गया होगा आई होप। अब देखो, अब हम बात करेंगे यहाँ पे मॉलिक्यूल्स को लेके। तो वो स्पेस वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया ना पूरा वहां पे। हाँ सर। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे बात करूं आपके इलेक्ट्रॉन पेयर, तो इक्वल टू होगा लॉन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर। हम्म। तो इलेक्ट्रॉन पेयर्स के जो नंबर होंगे उनके बेस पे क्या होंगे, डिफरेंट टाइप के आपके हाइड्रेशन डिफाइन करूंगा मैं अलग तरीके से फॉर्मूले से, और बाकी चीज मैं देखूंगा। तो देखो एक बार यहाँ समझ लो, थ्री डी डायग्राम यहाँ पे बनाए गए उनको समझने के। हम्म। लीनियर कुछ इस तरीके से आपको मिलेगा, ट्राइगोनल प्लेनर आपको ये मिलेगा, एक ऊपर की तरफ दिख रहा है ना, बाकी दो नीचे हैं। देखो टेट्राहेड्रल कुछ ऐसा होगा, जब आपको बैठा लो अच्छे से। हाँ। ट्राइगोनल बाईपिरामिडल कुछ इस तरीके से बनेगा, देखो ध्यान से। ऑक्टाहेड्रल का कुछ इस तरीके से शेप होगा, और पेंटागोनल बाईपिरामिडल ऐसा होता है। तो ये तो आपके थ्री डायमेंशनल डायग्राम है, और थोड़ा आप जूम करके अच्छे से एक बार इनको देख लो, फिर मैं स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, तो फर्स्ट केस क्लियर हो गया ना। हाँ सर। ठीक है, अब आते हैं हम लोग सेकंड केस पे। तो सेकंड केस देखो क्या कहता है, सेकंड केस में ये आपको दे रखा है कि भाई यहाँ पे चलो चीजें बदलता हूँ, लॉन पेस बढ़ाता हूँ मैं। तो मैंने ले लिया है A B2L1। हाँ। देखो तो बॉन्ड पेयर कितने मिलेंगे आपको, 2। लॉन पेयर कितना आ गया, 1। तो अभी तो आंसर 3 है ना। यस। टोटल लॉन पेयर कितने हैं, अभी भी 3 है। पहले वाले केस में लॉन पेयर आपका 0 था, तो उसको हमने इस तरीके से बना लिया। अब सेकंड वाले केस में आप मुझे बता कि यहाँ पे कैसे बनेगा, भाई दो बॉन्ड पेयर हैं और लॉन पेयर भी एक है। तो देखो उसको मैं ऐसे स्पेस में अरेंज करना है कि जहां पे आपका जो बी ले लो, यहाँ पे जहां पे आपका रिपल्सन मिनिमम हो और आपकी डिस्टेंस अधिक हो, तो ऐसे बना सकते हैं ना इस तरीके से। ये एक चांस है आपके पास, हम 3D में अभी डिस्कस किया था आपको। अभी क्वेश्चन हमारा ये है कि बॉन्ड एंगल के ऊपर, ठीक है ना। हाँ। बॉन्ड पेयर का एंगल मान लेते हैं अल्फा है, इसका बॉन्ड एंगल बीटा है, इसका बॉन्ड एंगल भी बीटा है, लॉन पेयर बॉन्ड पेयर का। तो लॉन पेयर बॉन्ड पेयर का रिपल्सन आपका अधिक होता है ना, तो जिसकी वजह से आपका जो बॉन्ड एंगल है बीटा की वैल्यू क्या होगी, अल्फा से अल्फा अधिक से ज्यादा होगी। हो जाएगी ना। बिल्कुल। यस। अब इसमें पॉइंट है कि इसकी ज्योमेट्री क्या होगी, बताओ जरा। वो एंगुलर की ओर बेंड होगी। देखो ज्योमेट्री चेंज होने वाली नहीं है, ज्योमेट्री हाँ लॉन हाँ, पेयर से कंटिन्यू ज्योमेट्री चलती है, नहीं होगी, ज्योमेट्री शेप चेंज होने चेंज वाली होगी। नहीं है। तो ज्योमेट्री पहले ही लिखी है यहाँ पे, ट्राइगोनल प्लेनर लिखिए ना।
यस सर। n इक्वल टू 3 आएगा तो ज्योमेट्री चेंज नहीं होने वाली, बस चेंज क्या होगा, शेप। अगर लोन पेयर्स आ जाएंगे तो इसका शेप क्या हो जाएगा, क्योंकि लोन पेयर इसको पुश करेगा ना, तो हाँ। यहाँ पे आपको बी शेप मिलेगा। ये बी शेप दिख रहा है ना, बेंट और बी शेप, इसलिए इसको हम बेंट और बी शेप के नाम से या एंगुलर भी हम लोग इसे कॉल कर सकते हैं। बात समझ में आ गई पूरी? यस सर। जिससे कुछ और भी एग्जांपल यहाँ पे ले सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे लिया है SO2। ध्यान है। H2O। अच्छा, इसका बॉन्डिंग एंगल कितना होगा ये बताओ जरा, का 120 ही होगा? नहीं, कम होगा। थोड़ा कम हो जाता है, ये 119.5 डिग्री ऐसा दिखाया गया है, बताया भी जाता है 119.5 डिग्री समथिंग इस तरीके से, ठीक है। अच्छा। ये थीटा। इसमें जैसे SO2 हो गया, SiO2 हो गया सेलेनियम का, जैसे आपका SnCl2 हो गया, ठीक है। तो जहां पे लोन पेयर्स देखने को मिलते हैं, बाकी दो बॉन्ड पेयर। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट पॉइंट है आपका ये ए तो वही है। AB3 टाइप। ये तो वही है, दिखाया गया है हाँ। आपको यहाँ पे ट्राइगोनल प्लेनर, ये कुछ वही एग्जांपल है, ठीक है। तो ये तो ऑलरेडी हम्म। आपका क्लियर हो गया है, 3D फॉर्म आपको साथ में ही दे रखी है। नेक्स्ट आपका देखो ये है AB4 टाइप, यस। ठीक है। तो AB4 टाइप में 4 बॉन्ड पेयर्स है, इसलिए इसमें ऐसे अरेंज करो कि यहाँ पे डिस्टेंस अधिक हो, रिपल्सन मिनिमम हो, ठीक है। जगह बॉन्ड एंगल आपको पता है ये रहेगा, ठीक है, 109.5 डिग्री। टेट्राहेड्रल आपको पता है स्टीरिक फैक्टर आपका 2 है, तो आप बोलोगे सर बॉन्ड एंगल तो ये होना चाहिए 90 डिग्री, पर 90 डिग्री क्यों नहीं हम्म। होता बताओ? 90 डिग्री क्यों नहीं होता? क्योंकि 90 डिग्री बनाने पे सिर्फ क्या मिलेंगे, 2 एक्सिस, ठीक है। हाँ। और दूसरा ये भी यहाँ पे आता है कि जब मैं बात करता हूँ 90 डिग्री की, तो एग्जैक्ट 90 डिग्री नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पे एनर्जी जो भी आपके इलेक्ट्रॉन्स, भाई कार्बन इलेक्ट्रॉन होगा, भाई कार्बन के पास का क्या मिलेगा, एक तो S होगा और 3 P होंगे, होंगे ना? हाँ ठीक। बात समझो, 3 P होंगे ना। तो हम्म। S के साथ जब कुछ सामने में मान लो हाइड्रोजन आ गया, तो हाइड्रोजन करेगा पहले S प्लस एस एक कर लेगा, P में 3 केस बनाएगा वो, P प्लस एस बनाएगा, PX प्लस एस हाँ। हाइड्रोजन का। दूसरा होगा PY प्लस एस, P प्लस एक्स। तीसरा पी होगा जेड आपका प्लस एक्स। PZ प्लस एस। तो हम्म। मुझे बताओ इन तीनों की एनर्जी क्या होगी, नियरली इक्वल ठीक। होंगे ना, P और S है, और यहाँ पे हम्म। S और S की एनर्जी अलग होगी अपनी, हाँ। तो इन तीनों की एनर्जी अपने आपस में बराबर होगी, इसकी एनर्जी इन तीनों से अलग होगी, S और S। जब एनर्जी अलग हो गई है तो मुझे बताओ क्या आपको परफेक्टली जो S और PX, S PY, S और PZ से जो आपको बॉन्ड लेंथ मिलेगी, क्या वही बॉन्ड लेंथ आपको S और S के साथ नहीं मिलेगी? होगी। मिलेगी क्या? नहीं। नहीं मिलेगी। तो जब नहीं मिलेगी तो आंसर हमारा क्या होगा, बॉन्ड लेंथ कहीं ना कहीं वो श्रिंक करेगी। हाँ वो हाँ हाँ। इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस बहुत क्लोज होंगे, कार्बन के S और S वाले होंगे ना, यस। तो जिसकी वजह से यहाँ पे जो एग्जैक्ट आपको 90 डिग्री मिलना चाहिए वो नहीं मिलता, बिकॉज एनर्जी का डिफरेंस, दूसरा आपका बॉन्ड लेंथ का डिफरेंस, जिसकी वजह से आपका यहाँ पे जो बॉन्ड एंगल है वो ऑटोमेटिक 109.5 डिग्री में शिफ्ट हो जाता है। एग्जाम्पल ठीक। भी दे रखा है ना, देखो CH4। हाँ। एनर्जी का पैटर्न समझ में आ गया। यस। चलो अब देखो यहाँ पे CH4 आपको और बेटर यहाँ पे देखो, ये देखो CH4 ऐसे प्रेजेंट होता है, दिमाग में बैठा हुआ अच्छे से। एक क्यूब है ना, 3D हम बात कर रहे हैं ना, 3 डायमेंशनल। हाँ। तो देखो ये क्यूब आपको दे रखा है ना यहाँ पे इस तरीके से, ये पूरा क्यूब बना के दिया है, कार्बन बीच में है, आपका ये बॉडी सेंटर हो गया है, और आपके जो हाइड्रोजन है एक यहाँ पे दिख रहा है, इस जगह है, और यहाँ पे, और यहाँ पे, ये कौन सी पोजीशन है बताओ मुझे, कॉर्नर हाँ। है ना। ये कॉर्नर पे इस तरीके से क्या होगा आपका अल्टरनेट पोजीशन, आपको समथिंग यहाँ पे समझ में आएगी, इस तरीके से प्रेजेंट होता है। पर रोटेट कर फिक्स नहीं होता, ये घूमता रहता है, ये जो दिख रहा है ना ऐसा टेट्राहेड्रल, ये रोटेट करता रहता है इस क्यूब के अंदर। ठीक। लोन पेयर है नहीं तो ज्योमेट्री और शेप आपका बराबर होगा, टेट्राहेड्रल। अब इसमें दूसरा केस लेते हैं, बॉन्ड पेयर मैंने 3 कर दिया, लोन पेयर बंद कर दिया, जैसे अमोनिया, तो आपका हम्म। ज्योमेट्री तो टेट्राहेड्रल, बट शेप विल चेंज, पिरामिडल हो जाएगा, हो हाँ, जाएगा वो ना। खाली तीन रहेगी सिर्फ। पिरामिडल तो मैंने आपको बताया भी था, यस। राइट। इसका बॉन्ड एंगल कितना होगा, बॉन्ड लोन पेयर आ एंगल जाएगा, तो क्या अभी भी 109 रहेगा? नहीं, उससे कम हो नहीं जाएगा, नहीं। कितना, 107 डिग्री समथिंग आता है अमोनिया में। हम्म। अमोनिया हो गया, PH3 हो गया, और आपका H3O प्लस हो गया, ये हाइड्रोनियम आयन, ये सब, ये सारे के सारे इसी केस में ही आते हैं। ठीक। क्लियर हो गया ना यहाँ तक? यस। ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट केस देखते हैं,
ये देखो नेक्स्ट है, इसमें ये बोला गया है कि वही आपका है 4 वाला केस है, n इक्वल टू 4, इलेक्ट्रॉन पेयर 4 है, यहाँ पे 2 बॉन्ड पेयर है, 2 लोन पेयर लिए गए हैं, ठीक है। अभी तो ये वाला पढ़ा था ना हम लोगों ने अभी थोड़ी देर पहले, जहाँ पे था आपका ए हाँ बी सी, एक एल था लोन पेयर। अभी 2 लोन पेयर आ गए, तो मैं बोल सकता हूँ ए बी AB2 L2 ये हाँ वाला केस। तो इसमें ज्योमेट्री तो वही सेम होगी, टेट्राहाइड्रल 4 है, इलेक्ट्रॉन पेयर, शेप चेंज हो जाएगा बिकॉज रिपल्सन करेगा ना लोन पेयर बॉन्ड यस पेयर के साथ, तो बैंड और बी शेप एंगुलर शेप आपको जैसे आपका वाटर मॉलिक्यूल होता है उतना हाँ दो लोन पेयर। ये देखो, यस तो इसमें एंगल के बारे में कभी आ सकता है, तो आपका ये अल्फा है, ये बीटा है, ये आपका ये भी अल्फा है, इस तरीके से मान लिया। तो क्वेश्चन हमारा है ये गामा, ठीक है, ये गामा हो गया सब। हाँ गैमा। तो क्वेश्चन हमारा है कि आपका सबसे अधिक बॉन्ड अरे एंगल कहाँ गैमा तो मिलेगा, जहाँ पे नीचे है ना, रिपल्सन। वो अल्फा ही है। ये तो अल्फा एंड बीटा एंड गामा होगा ना बॉन्ड एंगल का सीक्वेंस। हम्म इसमें Cl2 हो गया, H2S हो गया, ये भी इसी एग्जांपल है, हो रहा है और क्लियर। यस सर। अब बॉन्ड एंगल होगा कितना ये बताओ, बॉन्ड पेयर्स के बीच वाली बात कर रहा हूँ मैं, कितना बॉन्ड एंगल होगा। सही कुछ होता है। बॉन्ड पेयर 109.5 तो होगा नहीं, उससे कम ही होगा, 107 भी नहीं होगा, और उससे कम हो जाएगा ज्यादा रिपल्सिव, तो 104.5 डिग्री, ये समथिंग इनका आपको बॉन्ड एंगल देखने को मिलता है। बैंड बी से ज्योमेट्री चेंज होने वाली नहीं। क्लियर हो गया ना यहाँ पे। यस ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 5। अब आते हैं 5 की तरफ। तो 5 में पहला केस क्या होगा कि लोन पेयर 0, AB5 में लोन पेयर 0, तो आपका ज्योमेट्री बताओ क्या होगा, TBP ट्राइगोनल बाई, ये देखो पता है ना ट्राइगोनल, ये देखो ट्रायंगल बन रहा है, ट्राइगोनल एक ऊपर एक नीचे है, ये तीनों सेम प्लेन में होंगे, ठीक है। तो ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, समझ में आ गया। ये देखो यहाँ पे दिख यस रहा है ना बीच में ट्रायंगल बन रहा है, बीच में ट्राइगो, ये ऐसे मत बना देना कि 5 का मतलब सिर्फ मैं पेंटागन बना देता हूँ, वो नहीं, ठीक है। नहीं हाँ ये इस तरीके से आपका, हाँ। बट बॉन्ड एंगल कितना होगा 90 और 120, बट क्वेश्चन में पूछूं कितने 90 और कितने 120। और 290 और 3 120, 1 2 3 हाँ 290 होंगे, 3। ध्यान से देखो। एक अरे सेकेंड। ये इसके साथ करेगा, इधर से इसके साथ होगा, ये इसके साथ करेगा 90, इधर 90 होगा, अरे इधर हाँ हाँ 90, इसके साथ 90, तो कितने 90, 6, 6 6 6 मिलेंगे 90 डिग्री वाले। 120 वाले कितने होंगे, वो 3 होगी। हाँ बिल्कुल ऑब्वियसली 3 होंगे, 3 आपको मिल जाएंगे 120 डिग्री वाले। ये बॉन्ड एंगल ध्यान रखना है। इससे एग्जांपल आते हैं आपके PCl5, PF5, ठीक है, एंटीमनी वाला आ सकता है SBF5, ये सारे के सारे ये कुछ कॉमन एग्जांपल है इसी के। अच्छा इसमें एंगल 180 डिग्री भी होता है क्या, होता है ना, कौन सा वाला और कितना होगा। वो एकदम टॉप का और उससे नीचे का। हाँ ये वाला है ना 180 हाँ डिग्री, बिल्कुल हाँ ओनली 180 डिग्री आपका वन एंगल मिल जाएगा यहाँ। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट केस n=5 की हम बात कर रहे हैं, जहाँ पे आपका ज्योमेट्री जो और शेप, जहाँ पे आपकी 0 लोन पेयर थे, 5 बॉन्ड पेयर थे, दोनों ज्योमेट्री और शेप आपका वही था एज इट इज, कोई इशू नहीं था उसमें। अब इसमें केसेस की बात करते हैं। अब एक केस मैंने ये लिया है, जहाँ पे लिया है मैंने AB4L1, ठीक है, 4+1 5, अभी भी 5 है, बट क्वेश्चन हमारा है कि लोन पेयर आ गया, तो लोन पेयर आने से क्या हो जाएगा मुझे बताओ। लोन शेप पेयर चेंज आने हो से जाएगी। इसकी ज्योमेट्री तो वही रहेगी ना, ट्राइगोनल शेप बाई चेंज हो पिरामिडल, जाएगी। बट शेप क्या यस बनेगा, सीसॉ। शीशा बन जाएगा बिल्कुल। देखो यहाँ पे देखो एक लड़का देखो यहाँ बैठा है, एक लड़की यहाँ बैठी है, ठीक है। तो इधर देखो ये स्टैंड लगे हुए हैं, और ऊपर यहाँ पे पकड़ सकता है ये इधर से इधर से, तो ये शीशा आपको दिख रहा है, वो झूला झूलने वाला ना वही। तो यहाँ पे ये तो क्लियर हो गया है, समझ में आ गया होगा। बट हाँ सर। यहाँ पे बॉन्ड एंगल कितना होगा और कितना होगा, कितनी क्या वैल्यू होगी बताओ इस केस में, बॉन्ड एंगल कितना होगा। बॉन्ड एंगल तो कम होगा अभी तो, ठीक है ना, 120 से लेस होगा। बॉन्ड एंगल वो दे दीजिए। हाँ वहाँ पे 93 से कम होना चाहिए। कितना होगा बॉन्ड एंगल, 90 डिग्री होगा या 90 से कम होगा, 120 से 90 कम से तो होगा। कम होगा। हाँ 120 से कम होना चाहिए ना। हाँ 120 से कम होगा, 90 से अधिक ही रहेगा, बट कितना होगा। हम्म
कुछ ऐसे नहीं पता। पता होना चाहिए ना। बॉन्ड एंगल। इसमें अप्रोक्स बॉन्ड एंगल पूछा जाएगा, ऐसा नहीं पूछा जाएगा कि बॉन्ड एंगल एक्चुअली में आपका कितना डिफाइन किया है। सी सौ की बात करें तो बॉन्ड एंगल में यहाँ पे 120 डिग्री से भी कम होते हैं और 90 से भी आपको कम मिलता है। 90 से कम वाले कौन होंगे? ये वाले ना, 90 से कम हो तो हाँ, एडजेसेंट की हो गई। समझ रहे हो। और ये वाला क्या होगा? ये तो आपका 180 नहीं होगा, होगा ना 180 क्या ये 180 थोड़ी, क्योंकि लॉन पे इसको रिपल्सन करता है, तो ये भी हल्के से हाँ हाँ, नीचे वो रिपल्शन करेगी। तो यहाँ पे एंगल आपको 120 और 90 डिग्री से कम मिलते हैं। मतलब 120 से भी कम मिलेगा और 90 डिग्री से कुछ एंगल आपके कम मिलते हैं। अप्रोक्स डाटा आएगा, उसको आपको ध्यान रखना है, ज्यादा से ज्यादा कुछ नहीं हो जाएगा। नेक्स्ट वाला केस कौन सा है आपका? यहाँ पे बैंड आपके तीर आपके बॉन्ड पेयर्स हैं, दो आपके लॉन पेयर्स हैं, तो आपका टी शेप बन जाएगा इस तरीके से। टी दिख रहा है ना आपको? लॉन हाँ, पेयर्स यस। आपके इस तरह है ना, टी शेप। टी शेप यहाँ पे बन जाएगा। बैंड टी शेप बोलते हैं इसका बॉन्डिंग, जैसे ClF3 इसका बहुत अच्छा एग्जांपल है, ClF। ठीक है। क्लोरीन के साथ क्या होता है? एक लोन पेयर, दो लोन पेयर, फ्लोरीन, ऐसा फ्लोरीन एंड फ्लोरीन, ये होता है 1 2 3 4 5 6 7, हो गया ना। ये होता है ClF3। इसका ये बॉन्डिंग समथिंग, इसका बॉन्डिंग कितना है? ये भी आपके 90 डिग्री से कम होते हैं। यहाँ पे कोई 120 डिग्री की बात नहीं होती, यहाँ पे 90 डिग्री से कम हो जाते हैं। रिपल्सन बढ़ता है ना, तो 90 से भी कम हो जाते हैं। हाँ। मैंने यहाँ पे देखा कि TBP के अंदर लोन पेयर एंड डबल बॉन्ड जो लिखा है ना, यहाँ पे इक्वल, यहाँ पे ऐसा तो क्या होगा मैं आपको बताता हूँ। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम को कहाँ लगाना है बताओ मुझे? एक्सियल पोजीशन पे। हम्म। जब भी क्वेश्चन आएगा ना, तो जो आपके अगर ऐसा क्वेश्चन है TBP के अंदर, ट्राइगोनल बाइपेंडल हम लोगों ने पढ़ा था। TBP जो मैंने पढ़ा था, TBP के अंदर जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होंगे वो कहाँ पे होंगे? बस ये नहीं दिख रही है। हाँ, वो रहेंगे आपके कहाँ पे? एक्सियल पे। और बाकी कहाँ रहेंगे? इक्वेटोरियल पे। एक्सियल मतलब ऊपर और नीचे। ठीक है, चलो। तो आज ये लिखते हैं लेक्चर, कल पढ़ेंगे बाकी इसका बचा हुआ जो भी मॉलिक्यूल्स के टाइप्स होंगे। ठीक है। ठीक है।